देखिए वेक्टर में हम ऑब्जेक्टिव के लिए इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, उसी क्रम में हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर को भी जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव करने में मदद मिलेगा हम लोग को, बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगा तो अच्छा रहता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या होता है? देखिए ट्रायंगल समझते हैं आप, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर एडजेसेंट साइड समझते हैं ना, जो ज्वाइंट्स रहता है कनिकर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर एडजेसेंट रहता है, वो ऑर्डर उस टेकन उसी ऑर्डर में उसको जैसे टेकन किया जाता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को एडजेसेंट साइड्स को। तो जब ए वेक्टर और बी वेक्टर को, यहाँ ए वेक्टर और ये आपका हो गया बी वेक्टर, तो देखिए ये ए वेक्टर बी वेक्टर एडजेसेंट साइड्स है और ये एक ही ऑर्डर में है, ये इस डायरेक्शन में, इस ऑर्डर एक ही है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो अलोंग जो भी आएगा वो ट्रायंगल के जो थर्ड साइड्स हैं उसके रिवर्स इन ऑर्डर आएगा, मतलब ऑर्डर उसका रिवर्स हो जाएगा। समझिए अब ये जो आ गया ना, ये जो थर्ड साइड है ट्रायंगल का रिवर्स ऑर्डर, मतलब समझते हैं कि ये ऑर्डर ऐसे जा रहा था, ये ऑर्डर ऐसे, ये ऑर्डर ऐसे जा रहा था, ये ऑर्डर ऐसे जा रहा था, इसको ऐसे जाना चाहिए था ना, ऐसे नहीं इसका रिजल्ट होगा, रिवर्स इन ऑर्डर। रिवर्स इन ऑर्डर मतलब ये ऑर्डर ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। अगर इस एरो में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम ऐसे करके दे रहे हैं, देखिए ये आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर, ये एडजेसेंट साइड्स है, और जो ट्रायंगल का जो थर्ड साइड जो बन रहा है ये इस ऑर्डर में ना होकर के रिवर्स ऑर्डर में होगा। रिवर्स ऑर्डर इसका ये हो गया, समझिएगा, कहते कहिएगा कि रिवर्स ऑर्डर ये है, ये नहीं अजी, ये तो एरो ऐसे जाना चाहिए। जब ये एरो ऐसे यहाँ पे ऐसे आ जाता, यहाँ पे ऐसे आ जाता, तब तो ये एक ही ऑर्डर हो गया ना, हमको रिवर्स ऑर्डर, तो रिवर्स ऑर्डर ये हो गया आपका रिवर्स ऑर्डर। तो इन दोनों का सम, इन दोनों को जो ऐड करने के, एडिशन पढ़ रहे हैं हम लोग, इन दोनों को जोड़ने से जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रायंगल के थर्ड साइड के रिवर्स ऑर्डर में टेकन किया जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। ये ए वेक्टर और ये प्लस क्या हो गया बी वेक्टर, मतलब ट्रायंगल का जो दो वेक्टर जो एडजेसेंट साइड्स है और वो ट्रायंगल के जो तीसरे साइड्स होते हैं वो रिवर्स ऑर्डर में जो है उसका रिजल्ट आता है। तो आप ट्रायंगल लॉ समझ गए, ट्रायंगल लॉ समझ गए ना। उसके बाद हम लोग अब जानते हैं पैरेललोग्राम के बारे में कुछ। ओके, में ट्रायंगल लॉ जान लिए, पैरेललोग्राम लॉ जान लेते हैं एडिशन का। तो ये क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर अलोंग एडजेसेंट साइड्स, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर बी वेक्टर अलोंग एडजेसेंट साइड्स है या नहीं है, बोलिए, है ना। तो ए वेक्टर बी वेक्टर अलोंग एडजेसेंट साइड्स जब रहेगा तो इस पैरेललोग्राम का जो रिजल्ट आएगा सम करके, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो रिजल्ट्स आएगा वो डायगोनल के अलोंग में आएगा। क्यों आएगा जानते हैं। ये पैरेललोग्राम जब आप इसको बनाइएगा तो ये इस डायरेक्शन में हुआ, पैरेलल में, इसके पैरेलल में होगा ना, और ये पैरेलल इस डायरेक्शन के पैरेलल में इधर बनाएंगे तो ये आपका हो गया। तो ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा। क्यों पढ़ क्या रहे हैं पैरेललोग्राम के बारे में। तो जब ये इसका डायगोनल होगा, जब इसका ये डायगोनल होगा तो ये डायगोनल क्या हो जाएगा, ये जो डायगोनल होगा ना ये इस दोनों का सम हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में नहीं किए, समझ में नहीं किए, समझाते हैं, देखिए कैसे। जी ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो ऐसे करके समझिए ना। अब ऐसे करके ये भी हमारा बी वेक्टर है और इसको जब हम ऐसे करके मिला रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, तो क्या ये हमारा ट्रायंगल नहीं हुआ, ट्रायंगल लॉ नहीं हुआ। ट्रायंगल लॉ में बताए थे ना अभी कि टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन रिजल्ट जो उसका होगा वो अलोंग थर्ड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर उसको लिया जाएगा। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ऑर्डर में है और ये थर्ड साइड ट्रायंगल का रिवर्स ऑर्डर में है। इस दोनों का सम यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा कि नहीं, अब समझे ना। तो यही था पैरेललोग्राम, कुछ भी नहीं था। ये जो है ना ये आपका
ये कम्यूटेटिव के अकॉर्डिंग आ जाता है। आपको पता है, ये क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, मतलब दोनों जो सम रहता है वो पलट के भी रिवर्स में भी ऐसा सेम ही आएगा। और इसी तरह से अकॉर्डिंग में ये भी ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये वेक्टर फर्स्ट अकॉर्डिंग एंड सेकंड थर्ड इज द सेकंड। तो ये हो जाए कम्यूटेटिव, और इसमें ये सब जनरल बात है, उतना ज्यादा ये नहीं करने वाला है। अब हम आगे थोड़ा सा और हम जानते हैं वेक्टर के बारे में। मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लीकेशन जानते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। देखिए मल्टीप्लीकेशन कुछ है ही नहीं, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, स्केलर के माध्यम से बोलता है, कोई भी स्केलर कंपोनेंट है, 2 हो 3 हो, इसमें क्या होता है ना कि डायरेक्शन जब आप किसी से मतलब स्केलर से जब उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, डायरेक्शन जो है ना उसका डायरेक्शन सेम भी रह सकता है या डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है। और मैग्नीट्यूड देखिए, अगर यहाँ पे ये मान के चलिए, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 ये 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स है, ए वेक्टर है। जब पी वेक्टर बी वेक्टर कुछ भी है, इसको जब आप 5v करिएगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई किए स्केलर से तो क्या हुआ, डायरेक्शन क्या रहा, सेम रहा। और डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है जब इसी को आप यहाँ पे अगर हम माइनस कर देते हैं, -1/2 कर देते हैं, बी वेक्टर कर देते हैं, तो निगेटिव टर्म में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा ये, और आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 2 3 हो गया। तो इसका डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जब हम गुना करते हैं ना तो उसका रिजल्ट ये आता है कि डायरेक्शन जो है उसका क्या हो जाता है, डायरेक्शन सेम भी रह सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। एक छोटी बात और देखते हैं, जान लीजिए, यूनिट वेक्टर हम आप लोगों को बताए थे, बोले थे कि हम फिर से यूनिट वेक्टर के बारे में बता देंगे। इस यूनिट वेक्टर के बारे में, अगर ये हमारा एक वेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये इक्वल इक्वल पार्ट्स में 8 इक्वल पार्ट्स में है। तो हर एक वेक्टर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का जो वेक्टर का जो यूनिट है वह एक यूनिट है। तो ये जो हमारा ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर इस एक कैप से इसको इंडिकेट किया था, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड लगा देंगे तो एक हो जाएगा। तो ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 एक कैप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अजी ये यूनिट वेक्टर है, एक हुआ, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 8 होगा। है? अब यहाँ पे ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, तो ये कुछ और नहीं है, ये मैग्नीट्यूड्स है 8 का, यानी 8a कैप इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको ए वेक्टर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर यही ना है, इसका ये मैग्नीट्यूड्स। अब आप ये कहिए कि ये जो हमारा ए कैप है इसको हम ए वेक्टर अपॉन 8 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब ये ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर, ये 8 है क्या, ये 8 तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड्स है, मैग्नीट्यूड्स मतलब लेंथ, लंबाई। तो यहाँ पे आप ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड्स लिख सकते हैं, बस हो गया, तुच्छा सा यही सा था, छोटा सा बच्चा था ये यूनिट वेक्टर। तो अब से जब कभी भी यूनिट वेक्टर की बातें होंगी तो यही से होगी, यूनिट वेक्टर, जिसका भी यूनिट वेक्टर निकालना हो उसका वेक्टर और उसका हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड्स कर देंगे, तो वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, डायरेक्शन विद द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, उस वेक्टर के डायरेक्शन में। तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। इस फॉर्मूलाज को, इस चीज को आप याद रखिएगा, बहुत आपको मदद करने वाली है ये चीज। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ये 3 डायमेंशनल में आपको बताए थे, ये जो है ना, ये आपका जो है सो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर का जो ये है, ये आई कैप इसको हम बोलते हैं।
इसको बोलते हैं जे कैप और इसको बोलते हैं के कैप। यूनिट वेक्टर समझते अभी ये बताए थे ना, तो उसके डायरेक्शन में यूनिट का मतलब कितना होता है, एक होता है। तो इसके डायरेक्शन में ये आई कैप डायरेक्शन है, दिशा है। किसी भी मैग्नीट्यूड्स में डायरेक्शन ऐड करेंगे तभी तो हमारा वो क्या कहते हैं वेक्टर बन के आएगा ना। तो ये आई कैप, ये जे कैप और ये कैप है इसके अलोंग्स में। तो यहाँ से जो हमारा ओपी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, ए आई बी जे और क्या बन के आएगा, सी के बन के आएगा। और जब हम इसका मैग्नीट्यूड से निकालेंगे, अच्छा मैग्नीट्यूड निकालने से पहले बता देते हैं कि देखिए स्केलर क्या हो गया, यहाँ पे जो ए देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो बी देख रहे हैं और यहाँ पे जो सी देख रहे हैं, ये ए बी सी हमारा क्या हो गया, ये स्केलर हो गया। और वेक्टर क्या हो गया, तो वेक्टर हो गया आपका, वेक्टर में तो डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो ए आई ये हो गया, ए आई ये हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर में डायरेक्शन भी है, तो ये बी जे ये हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी और ये सी के हो गया वेक्टर क्वांटिटी। समझे, आप जानते हैं टू वेक्टर क्वांटिटी लगे रही। ये जो हमारा था एक्स, ये वाई, ये जेड, यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स है, 3 है, -4 है और 5 है, ये पी पॉइंट्स है। तो ये जो ओपी वेक्टर बन के आएगा, ओपी वेक्टर बन के आएगा वो हो गया 3i -4j और प्लस क्या आ गया 5k। अब इसका जब हमको मैग्नीट्यूड्स निकालना होगा ना, मतलब इसका कितना लंबाई है, तो हम सिखाए थे कुछ देर पहले, ये जो स्केलर कंपोनेंट्स है इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो यहाँ पे आई कैप के जो पीछे में 3 है, इस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो -4 है, इस -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 है तो इस 5 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर 9 या 16 और यहाँ पे 25, 50 का आप स्क्वायर कर दीजिए, 2 से 25 हो गया और 5 यहाँ 5√2 हो गया। यही हो गया मैग्नीट्यूड्स। समझ गए ना, नोट कर लीजिएगा। एक वेक्टर है ए वेक्टर और ए वेक्टर है बी वेक्टर। तो ए वेक्टर को a1i प्लस b1j प्लस c1k और बी वेक्टर है a2i प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। तो ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल कब होंगे, जब इन दोनों का स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों बहुत इजी है, जब इस दोनों का ये दोनों अगर इफ यदि वेक्टर इक्वल हैं, देन क्या होगा, इन दोनों का जो स्केलर कंपोनेंट है जब बराबर होंगे, जब स्केलर कंपोनेंट इन दोनों के बराबर होंगे, जब स्केलर कंपोनेंट इन दोनों के बराबर होंगे, तब ये दोनों वेक्टर आपस में क्या कहे जाएंगे, इक्वल वेक्टर कहे जाएंगे। इन दोनों का ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस दोनों को ऐड करेंगे तो आप क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, देखिए स्केलर को ऐड कीजिए, a1 प्लस b1 प्लस b1 प्लस रफ, यहाँ फ्रेश से बता देते हैं, चलिए। जब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करेंगे, अर्थात a1i प्लस b1j प्लस c1k कैप और प्लस यहाँ पे a2i प्लस b2j प्लस c2k कैप, तो ऐड करेंगे तो ये स्केलर और ये स्केलर ऐड होगा आई कंपोनेंट्स के साथ में, a1 प्लस a2 आई कैप। ये j और j में देखिए, ये b1 और b2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा j कैप, और यहाँ पे k कैप में c1 और प्लस c2 k कैप हो गया। स्केलर के साथ ऐड हो जाएगा, डायरेक्शन उनका जो है सो सेम रहना चाहिए। सब्ट्रैक्शन में भी वही हो जाएगा, सिर्फ घटा देंगे, मल्टीप्लिकेशन में भी वही हो जाएगा, किसी भी संख्या से गुना करेंगे। तो यही सब बातें थी। अब टू ज्वाइनिंग वेक्टर्स भी हम लोग देख लेते हैं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी देख ही लीजिए। देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा वो जो a1 होगा ना, तो a1 माइनस a2i, b1 माइनस b2j और c1 माइनस c2k, हम आपको समझा देते कि क्या। और अगर आप किसी कांस्टेंट टर्म से, कोई भी होगा, अल्फा हो, गामा हो, यहाँ पे आपको 2, 3, 4 कोई भी नंबर से अगर आप गुना करिएगा ना इसमें, तो इस नंबर को बाहर में लिख दीजिएगा, जो भी वेक्टर का फॉर्म रहेगा उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे के वेक्टर है तो के को आप स्केलर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो के a1 हो गया आई कैप, फिर के b1 हो गया जे कैप, के c1 हो गया और के कैप। ये सिंपल सा था।
हम लोग मेन जानेंगे वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे उसका वेक्टर हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपका ए है और ये बी है, ये बी वेक्टर है। तो इस ए बी वेक्टर्स का क्या ए बी वेक्टर्स बन के आएगा और इसका मैग्नीट्यूड्स क्या होगा वही हम लोग जानते हैं, ठीक ना। अब 3 डायमेंशनल है तो 3 डायमेंशनल में पता है 3 होता है एक्सिस, तो ये हो गया आपका ए के लिए यहाँ पे x1 मान लेते हैं, यहाँ पे y1 और यहाँ पे हो गया आपका z1, और ये x2, ये y2 और ये z2। तो जब आप इसका ए बी वेक्टर निकालिएगा ना तो ये हो जाता है क्या x2, और आपको पता था कि x एक्सिस के डायरेक्शन में जो है सो यूनिट वेक्टर का जो यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होगा उसको हम आई कैप कहते हैं। उसके बाद बी वाई वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट मैग्नीट्यूड का जो डायरेक्शन होता है उसको जे कैप कहते हैं, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट मैग्नीट्यूड का जो डायरेक्शन होता है, यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होता है उसको हम के कैप कहते हैं, ये आपको बता चुके थे। तो यहाँ पे x2 आई कैप, ये हो जाएगा y2 जे कैप और प्लस z2 के कैप, ये आपका ये बी वेक्टर हो गया। और इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अब इस दोनों को घटाना सब्ट्रैक्ट करना हम अभी सिखाए हैं, इसको घटाइए आई वाले में, तो x2 माइनस x1 आई कैप, फिर यहाँ पे जे में y2, इतना तो जानते हैं ना, इतना तो जानते हैं 10th पास करके ना 11th पास करके उसके बाद 12th में, तो ये सब्ट्रैक्ट सब तो पता है आपको। z2 माइनस z1 के क्या, फिर भी नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं ये सब। तो ये हमारा हो गया ए बी वेक्टर। और जब इस ए बी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड्स निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालना आपको समझाए थे, रूट लगा दीजिए और जो भी आई कैप के स्केलर कंपोनेंट्स है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, सिंबल सा कुछ भी नहीं है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, यही तो हो गया। दो पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो हम आपको इसको जो है ना 3D पे भी लेके समझाने का प्रयास करते हैं। फिलहाल आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको बता देते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स अभी देख लिया है, किसी वेक्टर का जो है सो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर समस्या है तो हम 3D में आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, 3 डायमेंशन में। देखिए ये आपको 11th क्लास में आप पढ़ चुके थे, ये आपका x एक्सिस हो जाता है, ये y एक्सिस और ये हमारा z एक्सिस हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया, इस एक्सिस में हम यहाँ पे पॉइंट्स एक लेते हैं और ये हमारा पॉइंट्स P है। तो जब हम O से P को ड्रॉ करेंगे, मिलाएंगे, तो ये हमारा हो गया OP वेक्टर, यानी कि पोजीशन ऑफ वेक्टर, जो कि पोजीशन ऑफ वेक्टर भी आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। तो ये जो P वेक्टर है ना, अभी हम P वेक्टर ऐसे करके मानिए, अभी पोजीशन वेक्टर चाहिए, हम इसमें एक लाइन सेगमेंट लेते हैं और ये हमारा लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे ए पॉइंट्स है और यहाँ पे हमारा ये बी पॉइंट्स है। तो ये ए पॉइंट्स और ये बी पॉइंट्स, तो इस ए पॉइंट्स, ये जो ए पॉइंट्स है इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया, चूंकि एक्स वाई जेड, तो 2 पॉइंट्स है तो एक का ले लेते हैं x1 y1 z1 और दूसरे का x2 y2 और z2। आप लोग जानते हैं ये सब छोटी छोटी बातें, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। हम ये समझते हैं कि आप लोग जो है ना, सो मतलब आप लोग का किसी का भी बेसिक अगर बहुत ज्यादा कमजोर होगा उसके बाद भी आप लोग को पूरी समझ में आ जाएगा। हम ऐसे करके मान के पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया x1, यहाँ पे y1 और यहाँ पे z1, और ये b पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स हो गया x2 y2 और यहाँ पे z2। अब O से A का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो A वेक्टर होगा, और ये तो ए बी वेक्टर है, आप लोग को पता है ये ए बी वेक्टर था ना, और O से B वेक्टर अब हम मिलाने वाले हैं, O से B। अब यहाँ पे क्या काम करेगा सो देखिए, यहाँ पे तो ओरिजिन है 0 0 0, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए हम ट्रायंगल लॉ पढ़ाए आप लोग को एडिशन में, उसमें क्या बताए थे कि 2 एडजेसेंट साइड्स है और टेकन इन ऑर्डर, देन उसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट ये होगा कि ट्रायंगल के तीसरे साइड्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स इन ऑर्डर में हो जाएंगे।
यही हमने पढ़ाया था, यानी कि रिवर्स इन ऑर्डर भी बताए थे कि ये जो आपका है ये ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे, तब ना ये भी पोजीशन वेक्टर वो भी वेक्टर, ये एरो आप देख रहे होंगे, ये तो कहने का अर्थ ये हो गया इसका सम और इसका सम ये ओ बी वेक्टर के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर। तो यहाँ पे हमने स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि ओ ए वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर और इक्वल टू क्या होगा, ओ बी वेक्टर होगा या नहीं होगा? काहे नहीं समझ रहे हैं आप लोग, काहे नहीं समझ रहे हैं? ये है हमारा ओ ए वेक्टर, मान लेते हैं ये ए वेक्टर था और यही है सेम डायरेक्शन सेम है इसका बी वेक्टर टेकन इन ऑर्डर, माने एक ऑर्डर में है। तो जब ये ट्रायंगल का जो तीसरा साइड से ये रिवर्स ऑर्डर है कि नहीं, ये टेकन इन ऑर्डर सेम, और यहाँ पे ऐसे आना चाहिए तब ना ऑर्डर सेम होता है। यहाँ पे थर्ड साइड क्या है, रिवर्स ऑर्डर में, तो तीसरा साइड जो हो गया वो इस दोनों के सम, इस दोनों का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर में होता है। तो इसी चीज का यहाँ पे क्या किया गया है, इसी चीज का क्या किया गया यहाँ पे यूज किया गया, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। जुड़े रहिए, धीरे धीरे पढ़ाते हैं, पूरा कंसेप्ट को आप लोग को क्लियर कर देंगे। ओ ए वेक्टर, अब आप देखिए कि ओ ए वेक्टर, आप डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, अरे दूसरे में से पहले के घटा दे, दूसरा में से पहले का क्या करेंगे, घटा देंगे। तो x1 में से 0 को घटाइए, सिंपल सा। हाँ, एक और चीज, वेक्टर लेंगे तो x एक्सिस के डायरेक्शन में जो है सो मैग्नीट्यूड का जो उसका वेक्टर हो जाता है वो आई कैप, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप, तो उसमें तो डायरेक्शन लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, ओ वेक्टर में x1 और माइनस यहाँ पे 0 और ये आई कैप होगा ना। फिर क्या लिखेंगे, y1, अभी हम OA का लिख रहे हैं, y1 माइनस 0 और ये क्या हो जाएगा, जे कैप, फिर z1 माइनस 0 और क्या हो जाएगा, के कैप। ये हो गया OA वेक्टर का। और AB वेक्टर का देखिए, अच्छा हमें निकालना क्या है, AB वेक्टर ना, तो इतना नहीं करते हैं, सिंपल सा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए ना, AB वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये OB वेक्टर और ये इधर आ जाएगा तो माइनस OA वेक्टर, AB वेक्टर। तो AB वेक्टर, अब जब AB वेक्टर तो हमें फाइंड ही करना है, तो AB वेक्टर को AB वेक्टर रहने दीजिए, OB वेक्टर तो OB, तो x2 में से 0, y2 में से 0, z2 में से 0। समझ रहे होंगे 10th क्लास याद कीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1, सेकंड में से सेकंड, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे OB हो जाएगा, उसी का रूप है। तो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस 0 और आई कैप लगाएंगे, फिर y2 माइनस 0 प्लस में y2 माइनस 0 ये जे कैप, फिर यहाँ पे z2 माइनस 0 और यहाँ पे के कैप। अभी हम सिर्फ ने OB वेक्टर का काम किया है, इसका काम किया है। अब OA वेक्टर बाकी है, एक कोस्ट लगा देते हैं, क्योंकि हम माइनस को फिर जब सारी कोस्ट को हटाएंगे ना तो सिंबल चेंज हो जाएगा। OA वेक्टर देखिए, OA वेक्टर x1 में से 0, x1 माइनस 0 आई प्लस फिर y1 माइनस 0 जे प्लस फिर z1 और माइनस क्या हो जाएगा 0, z1 माइनस 0 के कैप, यहाँ पे j है, y1 और माइनस 0 और यहाँ पे j कैप, और ये आपका कोस्ट बंद हो गया। अब हम बस फाइनल पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं, बस होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। ध्यान से देखिए, कुछ आ रहा है, कुछ तो आ रहा है जी। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, जानते हैं ये सब आप लोगों को पता है, नहीं भी पता है तो अरे जी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, z1 में से 0 हो गया तो z1 के कैप। अब देखिए ये आई कैप और ये आई कैप, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नहीं x2 माइनस x1 आई कैप, बोलिए। यहाँ पे इस दोनों का y2 माइनस y1 जे कैप, और इस दोनों का, बोलिएगा सर ये सब तो हमको आता ही है, घटाओ, लेकिन फिर भी हमारा काम है बताना छोटी छोटी बातें। AB वेक्टर, वाह ये तो रिजल्ट आ गया, यही तो हम ढूंढ रहे थे, ढूंढो रे ढूंढो, यही तो ढूंढ रहे थे, AB वेक्टर। और आ गया AB वेक्टर जो है x2 माइनस यहाँ पे जो x1 y1 z1, यहाँ पे x2 y2 z2 कोई भी जो रहेगा, तो सेकंड में से फर्स्ट को घटा के आई कैप लगा देंगे, फिर सेकंड में से फर्स्ट को घटा के जे कैप लगाएंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटा के के कैप लगा देंगे।
अब हम इसका मैग्नीट्यूड्स भी निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना सिखाए हैं। आई के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उसका क्या कर देना स्क्वायर, और ये हम अभी बता भी चुके हैं y2 माइनस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे z2 माइनस z1 का स्क्वायर। यानी कि आपने वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स में समझ गए कि कभी भी अगर वेक्टर 2 पॉइंट्स रहेगा, ज्वाइन किया रहेगा, और उसको जब आपको वेक्टर निकालना रहेगा ना, तो क्या कीजिएगा आप, क्या सीखे हैं, कुछ सीखे हैं क्या? सेकंड में से पहला वाला को घटा देंगे, आई कैप लगा देंगे, फिर सेकंड में से पहला वाला को घटा के जे कैप लगा देंगे, फिर थर्ड वाला में से जो है सो इसके सेकंड वाला को घटा के कैप लगा देंगे। आज जब हमको मैग्नीट्यूड्स का जरूरत पड़ेगा तो अंडर रूट लगा के उसके स्केलर कंपोनेंट को स्क्वायर कर देंगे, बस हो गया। यही था छोटा सा बात। आशा करते हैं हम समझा चुके होंगे आप लोग, और आप लोग के समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में न आई हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, आप लोग को जो है सो फिर से समझा दिया जाएगा, किसी दूसरे माध्यम से आप लोगों को समझा दिया जाएगा। ओके, नोट कर लीजिएगा। कंडीशन ऑफ कॉलिनियर, कॉलिनियर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, कॉलिनियरिटी के बारे में। देखिए कॉलिनियर के बारे में बताए थे ना फ्री फॉल में हम, अब उसको क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, समझ गए। और डायरेक्शन उसका किस कैसा भी है उससे नहीं मतलब, क्योंकि हम उसको फ्री फॉल के मदद से जैसे उसको हम क्या कहते हैं वहां पे रख सकते थे और दिखला सकते थे कि वो क्या है, कॉलिनियर है। तो कॉलिनियरिटी में क्या होता है कि अगर मान के चलिए अगर हम यहाँ पे लेट करें, ए वेक्टर को हम लेट करते हैं कि a1i प्लस b1j प्लस c1k कैप, एंड b वेक्टर इक्वल टू a2i प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप है। अगर हम कह रहे हैं क्या a एंड b वेक्टर आर कॉलिनियर, अगर हम इस दोनों वेक्टर को कॉलिनियर कह रहे हैं, देन इसका जो प्रोपोर्शनल होगा ना स्केलर कंपोनेंट्स, वो आपस में जो है सो क्या होते हैं, इस दोनों का जो रेशियो लेंगे वो प्रोपोर्शनल में हो जाएगा आपस में। तो एक कंडीशन तो इसमें ये आता है कि अगर a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 अगर बराबर हो जाए तो हम इसको कॉलिनियर बता सकते हैं। और इसमें जो है ना एक जैसे मान के चलिए लैम्डा या म्यू, ये हम कांस्टेंट मानते हैं जो कि नॉन जीरो स्केलर होता है। ये जो लैम्डा है ना आपका, ये लैम्डा क्या है यहाँ पे, ये नॉन जीरो स्केलर है, नॉन जीरो। तो इसको हम दिखला भी देते हैं, आप लोग को दिखला देते हैं। अगर ऐसा कंडीशंस आता है तो आप उसको कॉलिनियर बता सकते हैं, या एक और कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग भी आप उसको कॉलिनियर बता सकते हैं। वो क्या है कि अगर ए वेक्टर, ये जो ए वेक्टर है और यही बी वेक्टर, ये दोनों बराबर हो जाए और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आ जाए, म्यू आ जाए, लेम्डा आ जाए, कांस्टेंट मतलब यहाँ पे म्यू मतलब क्या है, यहाँ पे म्यू क्या है, यहाँ पे जो म्यू लिखे हैं ये म्यू क्या है, ये है नॉन जीरो स्केलर। अगर ऐसा कंडीशंस आ जाता है, एक वेक्टर ए वेक्टर है, ए वेक्टर यहाँ पे बी वेक्टर है, बी वेक्टर है, और अगर सी वेक्टर डायरेक्शन उसका चेंज भी है, अगर डायरेक्शन उसका चेंज भी है, तो ए वेक्टर इक्वल टू म्यू बी वेक्टर, म्यू क्या है, नॉन जीरो स्केलर, कोई भी डिजिट आ सकता है 2 3 4, सिर्फ यहाँ का वेक्टर और यहाँ का वेक्टर इक्वल आ जाए और कांस्टेंट टर्म अगर बाहर ले लेते हैं तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, कॉलिनियर बोल सकते हैं। और निगेटिव कंडीशंस भी आ सकती है, याद रखिएगा यहाँ पे निगेटिव भी आएगा ना, निगेटिव भी आएगा अगर सी वेक्टर आ गया, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है तो हम निगेटिव में सी वेक्टर बोलेंगे ना, निगेटिव में बोलेंगे। तो अगर निगेटिव भी आता है तो ये हमारा नॉन जीरो स्केलर हो गया और उसके अकॉर्डिंग हम इसको बोलेंगे कॉलिनियर बोल सकते हैं। अब एग्जाम्पल बोलिएगा एक दिखलाने के लिए, तो हम एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिखला देते हैं, जुड़े रहिएगा। देखिए हम इसको थोड़ा सा रफ करके बता देते हैं आपको। देखिए ए वेक्टर अगर हम यहाँ पे मानते हैं क्या 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर मान रहे हैं हम 4i 6j और 8k कैप। इस दोनों को हम देखते हैं कि ये दोनों जो है सो कॉलिनियर है या नहीं है। तो हम एक तो चेक कर लेंगे a1 अपॉन a2, जानते हैं ये a1 ये a2, b1 b2 c1 c2, चेक करके देखिए ना, देखिए 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6, 4 अपॉन 8, सारा का जो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो सारा का प्रोपोर्शनल कितना आ जाता है, 1 अपॉन कितना आ गया, 1 अपॉन 2 आया सारा का प्रोपोर्शनल। तो ये हम बोल देंगे कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, कॉलिनियर है, ये हम एक बोल देंगे। और एक केस और हम इसमें बना सकते हैं, वो क्या हो सकता है, एक केस
देखिए ये ए वेक्टर था, ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर आपका यहाँ पे जो ए वेक्टर है वो ए वेक्टर क्या है, ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है। और बी वेक्टर क्या है, 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। तो हमने क्या बताया आपको कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर कॉलिनियर है तो ए वेक्टर अगर बी वेक्टर के बराबर आता है और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म आता है, नॉन जीरो स्केलर आता है, तो अब पर भी हम इसको क्या बोलेंगे, ये कॉलिनियर है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन देते हैं, सिंबल देते हैं, तो यहाँ पे 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप हो गया। या अगर ऐसे नहीं तो ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, कोई भी कंडीशन यहाँ पे जैसे बी वेक्टर था ना, तो यहाँ पे देखिए बी वेक्टर आपका क्या है, 4i कैप है, 6j कैप है और 8k क्या है, कैप है। तो ये बी वेक्टर इक्वल टू, इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप हो गया। अब देखिए अब आएगा मजा, क्यों आएगा मजा, क्योंकि यहाँ पे 2 इसको तो कहीं देखे हैं, कहीं आप लोग देखे हैं इसको, और इसको कहाँ देखे हैं जी, ए वेक्टर है, इसको आप ए वेक्टर लिख सकते हैं। बस 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 हो गया, हो गया, बात बन गई, जो हमको चाहिए था वो हो गया। म्यू नॉन जीरो स्केलर है, म्यू जो है यहाँ पे हमारा म्यू क्या है, ये नॉन जीरो स्केलर है, और हम इसको बोल सकते हैं ए वेक्टर एंड, यहाँ पे लिख देते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉलिनियर, कॉलिनियर, बस हो गया। तो यानी कि हम लोगों ने क्या देखा कि कॉलिनियर को कैसे कैसे करके हम बना सकते हैं। पहला कंडीशन कॉलिनियर का होगा कि हम इसको a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाता है, अगर प्रोपोर्शनल में आ जाता है तो उसको भी हम कॉलिनियर बोल सकते हैं। या अगर एक वेक्टर को तोड़ते हैं और वो कोई भी जैसे इस फॉर्म में आ जाता है, कोई भी नॉन जीरो स्केलर अगर बाहर में आ जाएगा कॉमन लेकर के, तो तब पर भी उसको हम कॉलिनियर बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग कॉलिनियर से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आएगा ऑब्जेक्टिव में तो उसको आप सोल्व कर लीजिएगा। वैसे हम ऑब्जेक्टिव बस स्टार्ट करने ही वाले हैं, बस इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप लोगों को करवा रहे हैं ताकि उनमें आपको थोड़ी सी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। नोट कर लीजिएगा इसको, बंद करूंगा।